हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग हिंदी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाषाओं के बारे में, भाषाओं के क्षेत्रों के बारे में, और एक आसान से ट्रिक के माध्यम से इन बोलियों को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अभी देखने से पहले हम लोगों को देखना ये जरूरी हो जाता है कि हिंदी भाषा का विकास रूप कैसा है, लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि क्या होती है। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो देखा था वो सामान्य हिंदी का जो इतिहास था उसको देखा था कि संविधान के किस आर्टिकल में है, संविधान के किस भाग में है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हिंदी शब्द का उपयोग किसने किया था। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भाषाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पहुँचने से पहले हमको जो हिंदी का विकास रूप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, हिंदी की जननी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी का विकास रूप का एक सही क्रम दर्शाइए, ठीक है, कि हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इसको दर्शाने के लिए दे देता है और हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो देखिए, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत को माना जाता है, ठीक है, संस्कृत ही उसकी जननी है। फिर उसके बाद ये पाली हुई, उसके बाद ये प्राकृति हुई, उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, उसके बाद आपकी प्राचीन हिंदी, फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी, ठीक है। इस प्रकार दे देता है। इसको हम लोग सबको मिला करके हिंदी भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्राचीन हिंदी लिखें, आधुनिक हिंदी लिखें, आप सिर्फ हिंदी भी लिख सकते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पाली है, ठीक है, पाली भाषा में ही, ठीक है, जो आपके गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। और प्राकृतिक भाषा में जो आपके महावीर स्वामी जी, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में ही दिए थे। बात करते हैं लिपि क्या होती है। लिपि एक लिखने का तरीका है कि आप किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। जैसे हर एक भाषा में लिखने का अलग अलग अपना तरीका होता है। जैसे आपको हिंदी में अगर आपको क लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसी को अगर आपको उर्दू में लिखना हुआ तो किसी और तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना हुआ तो इस प्रकार से लिखेंगे। मतलब जो लिखने का तरीका होता है वही आपकी लिपि कहलाती है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद देवनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि है ना, वो संसार की सबसे बेहतरीन लिपियों में एक मानी जाती है, ठीक है। और देवनागरी लिपि में जो अक्षरों की संख्या है, हिंदी के जो अक्षरों की संख्या है, अक्षर जो हैं वो 52 है। उसमें आपके 14 स्वर और 38 क्या है, व्यंजन है। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कितने हैं टोटल, आपके 26। तो हम लोग इसकी बात ना करते हैं, हम लोग सिर्फ हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में कितने अक्षर हैं, उन अक्षरों में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो 52 अक्षर हैं टोटल और उसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, इनको भूलिएगा मत, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाषा के ऊपर, ठीक है। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। लेकिन भाषाओं को समझने से पहले हम लोगों को बोली, उपभाषा, फिर भाषा, है ना, बोलियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बोलियां क्या होती हैं, फिर उपभाषा क्या होती है। देखिए, एक छोटे से क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली बोला जाता है। एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली बोला जाता है और उनका विकास ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो एक सीमित क्षेत्र में ही रहती हैं, छोटे से क्षेत्र में। बाकी उपभाषा क्या होता है, उन्हीं भाषाओं, ठीक है, उन्हीं बोलियों को जब एक साहित्यिक रूप दे दिया जाता है
और थोड़े उनके जो है ना क्षेत्र होते हैं उनका विकास कर दिया जाता है, तो उनको बोला जाता है उपभाषा। अब आपको बोली समझ में आ गया, उपभाषा समझ में आ गया। भाषा क्या होती है, तो ठीक है, कवियों के माध्यम से, है ना, ठीक है, कवियों के द्वारा उसको साहित्यिक रूप तो देना और उसको एक मान्यता प्रोवाइड कर देना, यानी मान्यता प्रदान कर देना ही भाषा कहलाता है, कि उसको एक उच्च स्तर पे उसका विकास हो जाना, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो जाना, है ना, और उस बड़े क्षेत्र में उस भाषा का बोला जाना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो बाला, है ना, आपकी बोलियों से निकली उपभाषा, उपभाषा से निकली भाषा। अब ये भी समझना जरूरी है कि भाषा होती क्या है। देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे, ठीक है, संचार भी किया जा सकता है। एक दूसरे के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो भी भाषा के माध्यम से ही होता है, और आपकी भाषा ही आपकी संस्कृति की पहचान करवाती है, ये बात भी है। और भाषा से ही जो मनुष्य है उसका व्यक्तित्व, उसका समाज, ठीक है, ये सारी चीज़ों को दर्शाने का काम कौन करता है, भाषा करती है, क्योंकि भाषा ही बताती है कि यह इंसान का व्यक्तित्व कैसा है ना, और इसकी जो संस्कृति है वो कैसी है और उसका व्यवहार कैसा है। इन सारी चीज़ों को दर्शाने का काम कौन करता है, भाषा करती है। और बात करें अगर हिंदी भाषा की, तो भारत में ही, हमारे भारत में ही जो हिंदी को बोला जाता है वो कम से कम 180 मिलियन लोग, 180 मिलियन लोग जो हैं वो हिंदी को प्रथम भाषा समझ करके बोलते हैं। हिंदी उनकी क्या है, प्रथम भाषा है। जैसे आपका, है ना, आपका उत्तरी भारत, है ना, उत्तरी पूर्वी भारत हो गया, जैसे आपका, है ना, उत्तराखंड से लेकर के, केदारनाथ से लेकर के, फिर खंडवा बिहार, है ना, खंडवा मध्य प्रदेश तक, इधर बिहार तक, फिर उधर आपके दिल्ली तक, ये जो भी क्षेत्र हैं आपके, जैसे इस प्रकार से अगर भारत को अगर हम लोग एक नक्शे के माध्यम से भी दर्शाते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि अभी सही तो बना नहीं है लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये इसको अगर हम लोग 20 से डिवाइड कर दें तो ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका लगभग ये हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है, बाहुल्य हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है। और इसको बोला जाता है पश्चिमी हिंदी का इलाका, पश्चिमी, इसको बोला जाता है पूर्वी हिंदी का, है ना, और यहीं पे बिहारी हिंदी, यहीं पे आपका बोला जाता है जो दिल्ली में, ठीक है, बोली जाती है वो भी यहीं पे है। तो हिंदी को भी वहीं पे कई भागों में बांट दिया गया, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी हो गया, फिर राजस्थानी हिंदी भी यहीं आती है आपकी, ठीक है, राजस्थान में भी कुछ हिंदी बोली जाती है। तो ये जो क्षेत्र हैं आपके, है ना, उत्तर पूर्वी भारत और आपका मध्य भारत जो है वो कुछ ना कुछ हिंदी, और यहाँ पे खंडवा, इन क्षेत्रों में हिंदी जो है वो प्रथम भाषा के तौर पर यूज की जाती है। लेकिन 300 मिलियन आबादी ऐसी है भारत में, 300 मिलियन जनसंख्या जो है, या लोग लिख सकते हैं, 300 मिलियन लोग जो है हिंदी को वो लोग द्वितीय भाषा समझते हैं, है ना, द्वितीय भाषा के तौर पर यूज करते हैं, द्वितीय भाषा। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में जो प्रथम भाषा है वो मराठी है और द्वितीय भाषा के तौर पे वो लोग हिंदी को देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका, आप लोग तमिलनाडु में चले जाएंगे, आप लोग केरला में चले जाएंगे, आप लोग, है ना, जैसे आप लोग पश्चिम बंगाल साइड चले जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में जो उनकी प्राथमिक भाषा है वो बांग्ला है और जो द्वितीय भाषा है वो हिंदी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा कि 180 मिलियन आबादी जो है भारत की वो हिंदी को प्रथम भाषा के तौर पर यूज करती है, और जो 300 मिलियन आबादी है भारत की वो हिंदी को द्वितीय भाषा के तौर पर यूज करती है। और जो हिंदी भाषा है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है, और विदेशों में जो बोली जाती है भाषा उसमें से सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा नेपाल में बोली जाती है। मतलब नेपाल की बात करें तो नेपाल में कम से कम 80 लाख लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। यूएसए की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, है ना। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 8 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस में कम से कम 3 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं पे सिंगापुर की बात करें,
सिंगापुर में लगभग 50,000 लोग, ठीक है, 50,000 लोग हिंदी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग युगांडा की बात करें, ठीक है, युगांडा में लगभग हम लोग हिंदी बोलते हैं 1.97 लाख लोग, मतलब लगभग 2 लाख लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। तो मतलब हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं, हिंदी विदेशों में भी बोली जाती है, जैसे आपका नेपाल, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, सिंगापुर, युगांडा से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। जो 8वीं अनुसूची है भारत की, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। कितनी भाषाओं को? 22 प्रादेशिक भाषाओं को, 22 प्रादेशिक भाषाएं। भारतीय संविधान ने 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। और आप लोग जानते हैं कि जब 8वीं अनुसूची बनाई गई तो उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। उसमें कितनी भाषाएं थी? ठीक है, 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं थी? देखिए, आपकी असमिया थी, बांग्ला थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी थी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और उड़िया। ये जो 14 भाषाएं थी वो पहले आपकी 8वीं अनुसूची में थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए जिसमें अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे आपका 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी को जोड़ दिया गया, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। उसके बाद हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ वो आपका हुआ 1992 में। 1992 में हुआ तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं थी? एक थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी थी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। 92वां संविधान जब 2003 में हुआ तो यहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखिए टोटल 22 कैसे हो गई? पहले से तो 14 थी, फिर उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया 1, फिर उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर उसके बाद 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को। 4 टोटल कितनी हुई? 14, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22। तो ये जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22। 14, 1, 3 और 4 ऐसे जोड़ी गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश के बारे में और अपभ्रंशों के, ठीक है, प्रकार के बारे में और उनसे निकलने वाली भाषाओं और बोलियों के बारे में। देखिए अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। अब इसके अंतर्गत भी, ठीक है, एक कौन कौन सी बोलियां, एक कौन कौन सी भाषा है? एक तो आपकी पश्चिमी हिंदी है, एक आपकी गुजराती है, राजस्थानी है, पहाड़ी है। मागधी के अंतर्गत थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बड़ा था और ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया, तो इसको अभी लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सौर सैनी है, सौर सैनी में आपकी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी आती हैं। मागधी में कौन कौन आता है? बांग्ला, बिहारी, असमिया और पहाड़िया और उड़िया, ठीक है, असमिया और उड़िया आता है। फिर उसके बाद मागधी में कौन आती है? पूर्वी हिंदी आती है। ब्राह्मण में आपकी सिंधी और पंजाबी, और महाराष्ट्री में आती है आपकी मराठी। देखिए अब इनको एक आसान ट्रिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं। एक तो ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए बीबी या फिर लिख सकते हैं बहादुर, ठीक है, बहादुर बीबी के कनवा खड़ा, ठीक है, एक आसान सा ट्रिक है, बहादुर बीबी के कनवा खड़ा। और उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। लिख सकते हैं बहादुर बीबी के कनवा खड़ा, के कनवा
खड़ा। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को काफी मदद करेगी इसको याद करने के लिए। फिर उसके बाद गुजराती है, गुजराती में कोई भी बोली नहीं आती, सिर्फ गुजराती ही है और ये गुजरात वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद राजस्थानी, राजस्थानी भाषा में भी बहुत सारी बोलियां आती हैं। एक आती है आपकी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि मामा जी आए थे घर पे, हमारे घर का बल्ब था फ्यूज, मामा जी मेज लगा के चढ़ गए बल्ब लगाने और जैसे ही मेज पे चढ़े मामा जी धड़ाम से फिसल के गिर गए नीचे। तो जो अगल बगल उनके बहने बैठे हुए थे वो लोग बोले कि मामा मेज से गिर गए, मामा मेज से गिर गए। तो मामा मेज, ये तो आपका टिक करेगा इसको याद करने के लिए, काम करेगा इसको याद करने के लिए, ठीक है। और इसी में जोड़ दीजिए कि गिर गए, मामा मेज से गिर गए, ठीक है। यह टिक आपको मदद करेगा इसको याद करने में। फिर उसके बाद बात करते हैं पहाड़ी की। पहाड़ी में 3 बोलियां आती हैं आपकी, एक आती है गढ़वाली, एक आती है कुमाऊनी और तीसरी आती है नेपाली, ठीक है। तो देखिए गढ़वाली, इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है कि कोई एक लड़का है जो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है और उसकी जो प्रेमिका है, वो जो लड़की है वो अपने पापा के साथ चली गई नेपाल। तो उस लड़के के दोस्त ने उससे पूछा कि भाई क्यों उदास है, ठीक है, क्यों उदास बैठा है। तो उसने बोला कि गांव की जो राजकुमारी थी वो तो नेपाल चली गई। गांव की राजकुमारी कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। नेपाल गई या फिर नेपाल चली गई, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो पहाड़ी में जितनी भी बोलियां आती हैं उनको आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मागधी की। मागधी में कौन कौन सी आती है? बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। यहाँ तक तो आप लोगों को सौर सैनी मिली, ठीक है। ये सब सौर सैनी के पार्ट हैं, ठीक है। सौर सैनी में कौन को? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। बात करते हैं हम लोग मागधी की। मागधी में कौन? बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। तो देखिए बांग्ला भी एक है ना अपनी क्षेत्रीय भाषा है, एक असमिया भी और उड़िया भी। इसमें की है ना बोली नहीं आती, बोली आती है बिहार में। बिहार में कौन कौन सी बोलियां आती हैं आपकी? एक तो आती है भोजपुरी और एक आती है मैथिली और एक आती है मंगही। भोजपुरी वही दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक, पवन सिंह और खेसारी वाली। तो ये भोजपुरी के बाद मैथिली, मैथिली के बाद मंगही। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूं। भोजपुर में मेथी महंगी है, मेथी महंगी है। जो भोजपुर का इलाका है उसमें मेथी बहुत महंगी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इन बोलियों को याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्धमागधी की। अर्धमागधी में जो आती है वो आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के तहत ये 3 बोलियां आती हैं। एक आपकी है अवधी, एक है बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अवध में 36 बाघ, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये पूर्वी हिंदी को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? एक आपकी आती है सिंधी और दूसरी पंजाबी। और महाराष्ट्री में कौन सी भाषा आती है? मराठी। तो आई होप आप लोग इन सारी बोलियों को, सारी भाषाओं को एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को कि मागधी में जो 4 भाषाएं हैं आपकी, बांग्ला, बिहारी और असमिया और उड़िया। बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि बीबी आसमान में उड़ी। बीबी कहाँ उड़ी? आसमान में उड़ी। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 4 भाषाओं को याद कर सकते हैं, जैसे आपका बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। बीबी आसमान में उड़ी, ठीक है। तो इन सारे ट्रिक के माध्यम से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी के जो क्षेत्र है कि कौन से हिंदी किन किन क्षेत्रों में
बोली जाती है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रज भाषा की। जो ब्रज भाषा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, ठीक है। और ये 13वीं सदी की भाषा है। किस सदी की? ठीक है, 13वीं सदी की भाषा है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और जो रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में आपकी जो ब्रज भाषा है ना, रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रीतिकाल को? रीतिकाल जो है, रीतिकाल को ब्रज भाषा का क्या लिखें यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग कि रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ग बोला जाता है। और इसका जो क्षेत्र है, जो यूपी के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, बरेली और बदायूं, ठीक है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी और बदायूं, ये वो इलाके हैं जहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्नौजी की, ठीक है। कन्नौजी भाषा, जो कन्नौजी भाषा है वो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और पीलीभीत, ठीक है, कानपुर, कन्नौज और इटावा, कानपुर, कन्नौज, इटावा, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन जगहों पे क्या की जाती है? आपकी अब जो कन्नौजी भाषा है वो बोली जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खड़ी बोली की। खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जो जनक है वो भारतेंदु जी को कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का जो जनक है वो भारतेंदु जी को कहा जाता है। और खड़ी बोली का जो प्रचलन है वो दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों में, जो आपके पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पे खड़ी बोली कुछ ज़्यादा ही बोली जाती है। जैसे आपका दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, है ना, नोएडा आपका, ठीक है, सहारनपुर का इलाका हो गया, इन क्षेत्रों में खड़ी बोली ही बोली जाती है। और इसका, है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। जॉन गिलक्राइस्ट, है ना। और इसके शब्दों का, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किसने किया था? आमिर खुसरो जी ने किया था मुहावरों और मुकरियों में, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। और इसके जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? भारतेंदु जी को माना जाता है। भारतेंदु जी को इसका जनक माना जाता है। और खड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं, खड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं आपके, है ना, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, सहारनपुर, गाजियाबाद तथा दिल्ली। कौन कौन से हैं? एक तो दिल्ली का इलाका है, गाजियाबाद है, उसके बाद आपका आता है सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ। ये जो इलाके हैं, ये जो क्षेत्र हैं, उसमें खड़ी बोली क्या की जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अवधी की। कौन सी? अवधी भाषा जो है उसको घर घर पहुंचाने का काम कर दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके। रामचरितमानस जो था वो किस में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। और इसको किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी को, है ना, रामचरितमानस लिखने में उसका प्रयोग किया था। और घर घर तक उन्होंने ही इस भाषा को पहुंचा दिया था, ठीक है। कहने को तो ये जो अवधी भाषा है इसका विस्तार तो हुआ, लेकिन ये बोलियों में ही रह गई कि ये एक प्रकार की बोली ही है। इसको साहित्यिक रूप भी दिया गया और कवियों के माध्यम से भी साहित्यिक रूप दिया गया, लेकिन इसको बोलियों में ही गिना जाता है कि ये अवधी एक प्रकार की
बोली ही है। और ये आपके सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आपका प्रयागराज, जौनपुर और मिर्जापुर में ये भाषा बोली जाती है। कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं? लखनऊ, बाराबंकी है ना, फैजाबाद, उसके बाद आपका प्रयागराज। ये जो फैजाबाद है इसको आप अयोध्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि इसका फैजाबाद का ही नाम बदल करके अयोध्या रख दिया गया। उसके बाद मिर्जापुर, जौनपुर इत्यादि जगह, इत्यादि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। एक है आपका सीतापुर। तो आपको समझ में आया कि ब्रज भाषा, फिर कन्नौजी, खड़ी बोली और अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अब हम लोग बात करेंगे भोजपुरी की, कि भोजपुरी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं इसको। फिर देखते हैं भोजपुरी भाषा जो दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी की भाषा है वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, जो भोजपुरी है इसको याद रखिएगा कि ये भाषा जनसंख्या की दृष्टि में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, कि इस भाषा को जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बोला जाता है, यानी सबसे ज़्यादा लोग भोजपुरी को बोलते हैं। और इसको देश में ही नहीं, अपने भारत देश में ही नहीं, इसको विदेशों में भी बोला जाता है। और हिंदी का है ना, हिंदी का जो केंद्र है, भोजपुरी का जो केंद्र है वो बिहार है। भोजपुरी का केंद्र जो है, इसका केंद्र क्या है? केंद्र बिहार को माना जाता है, केंद्र बिहार है। उसके बाद यह जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में सबसे अधिक, ठीक है, जनसंख्या में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और इसका जो केंद्र है वो बिहार है। और जो भोजपुरी नाम पड़ा है, तो बिहार में एक जगह है भोजपुर के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया है भोजपुरी। और इसका जो क्षेत्र है बलिया, आजमगढ़, मऊ, ठीक है, उसके बाद गोरखपुर, वाराणसी है ना, गाजीपुर इत्यादि क्षेत्रों में ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यूपी के इन सारे जिलों में यह भाषा बोली जाती है। यहाँ पे देवरिया भी लिख सकते हैं, देवरिया में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कि विदेशों में कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो भोजपुरी भाषा विदेशों में आपके मॉरिशस, बैंकॉक, फिजी, फिर आपका सूरीनाम इत्यादि क्षेत्रों में भी, या फिर इत्यादि राज्य जो देश हैं वहाँ भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। आई होप आप लोगों को जो सारी जानकारी इसमें मिली है वो काफ़ी है, ठीक है, इस क्लास के लिए। और अब हम लोग जब अगली क्लास में आएंगे तो वहाँ पे वर्णमाला शुरू करने की कोशिश करेंगे और वर्णमाला के बारे में समझेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।